हाँ जी, यहाँ से शुरू करना था हमें। हमने क्या क्या किस तरीके की मशीन्स होती हैं वो हमने कल की क्लास में कर लिया था। क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या उसके अंदर होते हैं, स्टेप्स फॉलो होते हैं जब कपड़े को लॉन्ड्री में दिया जाता है। और ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री का अंतर हमने करा था, दोनों में क्या फ़र्क होता है याद है सबको। इसमें आपका कैपेसिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कितने भार तक सह सकती है और कितने आरपीएम पे घूमती है, ये सब मैंने आपको बताया था। इससे रिलेटेड एक एक नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस तरीके की संस्थाएं होती हैं, कितने कितने स्तर पे संस्थाएं होती हैं, ये सब भी हमने किया था। ठीक है, अब आज हम करेंगे डिटेल में कि किस कहाँ कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं जो कि वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव करती हैं और किस प्रकार से काम करती हैं। ठीक है, तो थोड़ा कोई बता सकता है कि कौन कौन सी संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है। हॉस्पिटल, हाँ होटल, जेलों। हाँ, वो तो सामने दिख रहा है, हॉस्पिटल, जेल, होटल। ठीक है, और हमने कल और भी किया था हॉस्टल, है यस ना। मैम। और हॉस्टल के अलावा और क्या होता है? छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह, छोटे होटल्स, इनको भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ किस प्रकार की चीज़ों को की देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, किस प्रकार के वस्त्र होते हैं, क्या क्या अंतर होता है उनमें, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं वो सब हम कवर करेंगे। जैसे अस्पताल, जेल और होटल। ठीक है, अस्पताल, जेल और होटल जैसी बड़ी संस्थाओं को बिछाने के साफ कपड़े, काम करने के कपड़े या वर्दियों की लगातार आवश्यकता रहती है। जैसे यूनिफॉर्म है, कोई भी संस्था जहाँ यूनिफॉर्म होती है लोगों की, उनको ज़रूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा स्टाफ होता है उतनी ज़्यादा यूनिफॉर्म होंगी और उनको रोज़, और किस प्रकार से कोई खाद्य उद्योग है, ठीक है, कोई केटरिंग सर्विस है, उनको रोज़ अपने कपड़े धुलवाने की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा स्टाफ है उनके पास, तो उनका जो लोड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स वगैरह है, वहाँ पे बिछाने के साफ कपड़े जैसे टेबल क्लॉथ वगैरह हो गया, इन सब को के लिए ज़रूरत पड़ती है। काम करने के कपड़े जो डस्टर वगैरह या ये सब जो होते हैं, ये सब साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और यूनिफॉर्म मैंने आपको बता दिया। और सामान्यतः इनके अपने धुलाई विभाग होते हैं। और ये जो है, जितने बड़ी संस्था होगी उनका खुद का धुलाई विभाग होगा, खुद का लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होगा। जैसे बड़े बड़े होटल्स, ताज हो गए, ठीक है, शेरेटन हो गए, ये सारे जो बड़े बड़े होटल्स हैं, इनका ले मेरिडियन हो गए, ये सब जो है इनके खुद के विभाग होते हैं, जहाँ पे इस होटल के अंदर ही लॉन्ड्री होती है। वहाँ पे वो जो है ट्रेन स्टाफ को हायर करते हैं, भर्ती करते हैं, और वहाँ वो ट्रेन स्टाफ होता है। वहाँ उनको सारे उपकरण भी की व्यवस्था भी की जाती है और वहाँ पे वो जो है धुलाई का काम होता है, क्योंकि उन्हें रोज़ इनके इसकी ज़रूरत पड़ती है। रोज़मर्रा उनके जो है होटल में धुलाई होनी होती है। संस्था के संचालन के लिए वस्त्रों को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करना, उनकी धुलाई और समय पर सुपुर्दगी करना बहुत आवश्यक होता है। यानी कि अब जितनी बड़ी संस्था होगी उतने ज़्यादा वहाँ पे वस्त्र होंगे, तो किस तरीके से एक पैटर्न बनाया जाता है, एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि इकट्ठा किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया, लेबल करना ज़रूरी होता है। अगर लेबल नहीं करेंगे तो गलत इंसान के वस्त्र गलत जगह पहुँच जाएंगे या गुम सकते हैं। तो इसीलिए एक व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करना कपड़ों को, जिसका जो है वो उसी को ही वापस मिले। जैसे सिंपल अगर कोई लैब है, लैब में जैसे किसी का लैब कोट वगैरह है, तो वो उसका खुद का लैब कोट है। अब अगर वो साफ करके वो अगले दिन किसी और का पहन रहा है तो उसको इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि जो चीज़ जिस इंसान की है वो उसी के पास वापस जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। उनकी धुलाई सही तरीके से और समय पर जिस जब है उनको वापस दे देना, ये मेन 3 जो है इसमें आवश्यक बिंदु होते हैं। तो 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं जिनमें वस्त्रों की रख रखाव की ज़रूरत होती है। एक जो जिनके अंदर खुद व्यवस्था होती है धुलाई की, अपनी व्यवस्था होती है। अब जैसे कि ये संस्थाएं होटल, अस्पताल होते हैं। मैंने कहा ना, होटल और अस्पताल जो है उनकी खुद की, जो जितना बड़ा होटल और जितना बड़ा अस्पताल होगा उतना उनके अंदर खुद ही व्यवस्था वो करेंगे इसकी, वस्त्रों की देखभाल की।
दोनों में बड़ी मात्रा में अब किस प्रकार के वस्त्र आते हैं, जैसे चादरें, कमरे की सज्जा की अन्य सामग्री के साथ कर्मचारी की वर्दी, अन्य सामग्री जैसे एप्रन, टोपियाँ, सिर के परिधान, मास्क, ये सब जो है ये अस्पताल और होटल में आते हैं। ठीक है, समझ आ गया? आपको आइडेंटिफाई करने को आ सकता है कि जो है वहाँ एक संस्था को पहचानिए जहाँ इस प्रकार के वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव अधिक मात्रा में होता है। तो आप क्या बोलेंगे? या तो वो होटल जहाँ पे एप्रन जैसी चीज़ आ गई, टोपियाँ हो गई, ये सब है वो यानी होटल हो गया। अस्पताल हो गया यानी जहाँ चादरें वगैरह आएंगी, जहाँ मास्क आएंगे, जहाँ इस तरीके की चीज़ें आएंगी, वर्दियाँ आएंगी, यानी कि वो क्या है? अस्पताल है। अस्पताल। ठीक है, पहचान सकते हैं कि सब चीज़ को देखकर कि कौन सी सामग्री आ रही है, कौन किस प्रकार के वस्त्र आ रहे हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी संस्था जो है वो वहाँ होगी। ठीक है, दो प्रकार से, या तो खुद का अंदर धुलाई और रख रखाव की व्यवस्था होगी, या फिर क्या होगा, वहाँ वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे, किसी संस्था को देंगे जहाँ से वो सामान लेंगे। ठीक है, अस्पताल के धुलाई घर और आवश्यकता जो है, अगर बड़ा अस्पताल होगा खुद करेंगे, छोटा अस्पताल होगा तो वो किसी को, धोबी वगैरह को, ऐसी संस्था को हायर करेंगे जो ये सब काम उनके लिए कर सकते हैं। अस्पताल के धुलाई घर में आप देखो, अब डिमांड क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने आपको शुरू में भी चैप्टर के बताया था। अगर अस्पताल है तो वहाँ स्वास्थ्य, स्वच्छता और वीक संक्रमण पर ध्यान दिया जाएगा। वहाँ मेन चीज़ है कि जो भी जर्म्स वगैरह कपड़े के अंदर हैं वो निकल जाए, वहाँ मेन ये है। वहाँ पे सुंदरता पे फोकस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अस्पताल है अगर, तो वहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखा रहेगा कि जो भी कीटाणु जीवाणु कपड़े में आए हैं वो निकल जाए। तो वहाँ किस पे ध्यान दिया, स्वास्थ्य, स्वच्छता और विसंक्रमण। आई बात समझ? स्वास्थ्य सबको समझ आता है, हेल्थ पे ध्यान होगा, स्वच्छता यानी कि सफाई पे ध्यान होगा, और विसंक्रमण यानी कि जो भी संक्रमण है, जैसे कोरोना का पेशेंट है तो उसके कपड़े जाएंगे तो इसका मतलब है कि सारा का सारा कोरोना वायरस उसमें से कपड़े में से साफ हो चुका हो। परंतु बहुत से अस्पतालों ने उद्योग के बाद फेंक देने वाली, अब आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि वन टाइम यूज़ का, पर उससे पोल्यूशन बहुत होता है। वन टाइम यूज़, जैसे आप मास्क का मैं एग्जांपल देती हूँ। अब मास्क दो तरीके के आते हैं, एक होते हैं डिस्पोजेबल जो आप यूज़ करो और फेंक दो, और दूसरे होते हैं रीयूजेबल जिसको आप धो और दोबारा से प्रयोग कर सको। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ें जो है अस्पतालों में, इस तरीके की डिस्पोजेबल चीज़ें, डिस्पोजेबल जो हेड कवर हो गए, डिस्पोजेबल एप्रन हो गए, डिस्पोजेबल वो हो गए, लैब कोट्स हो गए, डिस्पोजेबल ग्लव्स हो गए, ये सब चीज़ों का प्रयोग होता है ना वहाँ पे। तो इसमें जहाँ संक्रमण का अधिक खतरा है वहाँ फेंकी गई सामग्री को जलाकर नष्ट किया जाता है। अब यहाँ ये सब क्यों है? अब मैं बता रही थी, कोरोना वायरस के केस में आप अगर मास्क सही तरीके से धुला नहीं है, या आपका ग्लव सही तरीके से धुला नहीं है, आपके कपड़े सही तरीके से नहीं धुले, तो उससे दोबारा से किसी और को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो जब इस प्रकार का संक्रमण का खतरा रहता है तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि उसको बाद में डिस्पोज पर सही तरीके से किया जाए। डिस्पोज का मतलब है या तो जलाकर नष्ट किया जाए या उसको डिसइंफेक्ट कर इसको नष्ट किया जाए। ठीक है, पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इससे पोल्यूशन बहुत अधिक होता है। आई बात समझ? यस मैम। ठीक है, अस्पतालों की अधिकांश सामग्री सूती और रंगी हुई अस्पताल और विभाग के विशेष रंग में होती है। अब अस्पताल के ना कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनके कुछ कलर होते हैं, कोड होते हैं यूनिफॉर्म के। ठीक है, जैसे कोई जो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, ऐसे नहीं है कि पिंक कलर का होगा या मजेंटा कलर, ऐसे कलर्स नहीं होते, लाइट कलर्स होते हैं, बट उनकी यूनिफॉर्म जो होती है स्टाफ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग रंग की होती है। ठीक है, जैसे नर्सिस होंगी वो हल्की खाकी रंग के कपड़े पहनेंगे। ठीक है, डॉक्टर होंगे वो उनका लैब कोट वाइट कलर का होगा। आई बात समझ? तो उनकी जो वर्दी होती है, जो उनकी यूनिफॉर्म होती है, उनको ताकि स्टाफ को पता चले कि कौन डॉक्टर है, कौन नर्स है, कौन कंपाउंडर है, वो सब हम पहचान सकें। ठीक है, तो हर हॉस्पिटल की अपने अलग अलग तरीके से होती है। और ये किस वस्त्र की बनी होती है? ज़्यादातर सूती, क्योंकि कपड़ा जो है इनको धोना आसान होता है। ठीक है, धोना और इसको डिसइंफेक्ट, विसंक्रमण करना ये आसान होता है। और ज़्यादा लाइट कलर इसलिए होते हैं क्योंकि अगर कहीं कोई गंदा हो जाए तो उसको गंदगी नज़र आ जाए। ठीक है,
क्योंकि अगर गंदगी नज़र नहीं आएगी, डार्क कलर की होगी तो हमें गंदगी नज़र नहीं आएगी, तो वो जो है कपड़ा दोबारा साफ नहीं हो पाएगा और वो जो है संक्रमण कपड़े के अंदर ही रह सकता है। इसीलिए जो स्पेशली बच्चों के कपड़े और जो ऐसे हॉस्पिटल रिलेटेड जो चीज़ें होती है ज़्यादातर लाइट कलर की या सफ़ेद रंग की होती है, क्योंकि उससे अगर कोई चीज़ गंदी हो जाए, कहीं से कुछ गिर जाए या कहीं से कोई संक्रमण हो तो वो देखने में हमें नज़र आ जाए, ताकि उसको साफ़ किया जा सके आसानी से। ठीक है, ये रंग बहुत पक्के होते हैं, केवल कंबल ऊनी होते हैं। प्रतिदिन जो है ज़्यादातर जो है पक्के रंग के जो है कपड़े, मतलब रंग पक्के का ये नहीं, डार्क कलर रंग पक्के यानी कि जो कपड़े में से रंग ब्लीड नहीं होते, निकलते नहीं। जैसे हम धोते हैं तो कपड़े रंग निकल जाता है ना कपड़े के अंदर से, ऐसे ऐसे कपड़ों का प्रयोग नहीं होता कि रंग उसमें से निकल जाए। ठीक है, और इसीलिए ज़्यादातर लाइट कलर्स यूज़ होते हैं। दूसरा कि हमने बात की सूती कपड़े होते हैं मोस्टली, सूती के अलावा सिर्फ जो अलग सूती के अलावा होगा ऊनी कंबल जो होंगे वो सिर्फ ऊनी होते हैं, बाकी सारे कपड़े जो है अस्पतालों में सूती होते हैं। प्रतिदिन की धुलाई मुख्य रूप से सूती वस्त्रों की होती है। रोज़मर्रा जो होगी सफाई हमेशा सूती वस्त्रों की होगी। यहाँ भी पक्के धब्बों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता, पर स्टार्च लगाने और सफ़ेदी जैसे सुसज्जा को भी शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ दाग धब्बे हटाने पे मैंने कहा ना, जहाँ से फोकस नहीं किया जाता कि वहाँ मेन होता है कि डिसइंफेक्ट हो जाए, स्वच्छता हो ध्यान से, वहाँ से विसंक्रमण जो है वो हो, मेन ये टारगेट है। अगर छोटा मोटा दाग धब्बा पक्का लग भी गया तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ पे स्टार्च लगाना, सफ़ेदी लाना, इन सब की पे ज़्यादा सुसज्जा के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ मेन क्या है कि संक्रमण ना हो और कपड़ा जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, ये ध्यान होता है। ठीक है, दिखने में जैसा मर्जी लगे पर साफ़ हो जाए, ये मेन फोकस होता है अस्पतालों में। आई बात समझ? यस मैम। दूसरा, यहाँ प्रेस करने पे भी ध्यान नहीं जाता। यहाँ की हमने कभी पढ़ा था ना, कल हमने जब लॉन्ड्री का पढ़ा तो वहाँ जाते हैं कपड़े प्रेस हो जाते हैं, यहाँ पे ये भी सिलवटें वगैरह इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। मरम्मत करना और सुधारना तथा अनुपयोगी सामग्री का निपटान करना अपेक्षित सेवाओं में शामिल किया जा सकता है और नहीं भी। अब ये अपनी मर्जी होती है कि अगर आप मरम्मत करना चाहते हो करो, आपने सुधारना है कपड़े को सुधारो, अगर कोई जो है अगर निपटान करना है किसी चीज़ का तो इसको ज़रूर, मतलब यही है कि आप, ये मैंडेटरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, ये चॉइस होती है कि अगर संस्थान इसके पैसे देना चाह रहा है तो दे सकता है, नहीं देना चाह रहा तो नहीं भी दे सकता। ठीक है, मेन हमारा टारगेट क्या है अस्पताल की धुलाई में? सिर्फ स्वास्थ्य, स्वच्छता और विसंक्रमण। आई बात समझ? यस मैम। ठीक है, अब हम आते हैं आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र। पहला क्षेत्र हमारा अस्पताल का हो गया। दूसरा क्षेत्र जो हमने बात की हॉस्पिटैलिटी। अब इसमें आपका आता है होटल्स वगैरह। अब बिल्कुल उल्टा सिस्टम होता है। आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट की सामग्री का सौंदर्य बोध और अंतिम सज्जा पे महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ उन सब चीज़ों पे कि दाग निकल जाए, कि सुंदर लगे, प्रेस किया हो, इन सब चीज़ों पर जो है यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। अस्पताल की अपेक्षा यहाँ भी सामग्री भिन्न रेशे वाली हो सकती है। यहाँ पे भी ऊनी भी हो सकते हैं, सूती भी हो सकते हैं। धुले हुए वस्त्र की अंतिम परिसज्जा अर्थात स्टार्च लगाना, प्रेस करना, सही तथा दक्ष तह लगाने पर बल दिया। अब यहाँ ये चीज़ पे फोकस किया जाता है जो अस्पताल में नहीं किया जा सकता था, नहीं किया जाता था। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर मेहमानों के व्यक्तिगत कपड़ों की धुलाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैंने कहा था ना, जो वहाँ पे होटल में जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनके खुद के कपड़े भी धुलाई होते हैं, पर अस्पतालों में कभी भी पेशेंट के जो है पर्सनल कपड़ों की धुलाई नहीं होती। सिर्फ जो कपड़े जो पेशेंट को पहनाई जाती है यूनिफॉर्म, उसकी धुलाई होगी। जो पेशेंट अपने घर से कपड़े लेकर आएगा उसकी धुलाई नहीं होगी। जबकि होटल में मेहमान चाहे तो जो अपना कोई भी कपड़ा जो है वो धोने के लिए दे सकता है। आई बात समझ? यस मैम। यस। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद आपका आता है, जैसे पहले बताया जा चुका है कि छोटे होटलों की धुलाई संबंधी काम बाहर से व्यवसायी धुलाई घरों से कराया जा सकता है। आपको बताया कि जितना छोटा होगा अस्पताल वो बाहर से कराएगा, जितना बड़ा होगा वहाँ उसका खुद का ये धुलाई का विभाग होगा। ठीक है, आई बात समझ सबको? अब अस्पतालों में धुलाई घर कार्य करने की प्रक्रिया, अब यहाँ ध्यान से फोकस करेंगे हम कि क्या क्या चरण होते हैं, किस प्रकार से होता है। तो अस्पताल जो है वहाँ पे कैसे कैसे प्रक्रिया होती है। तो अस्पताल में अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि
मुख्य ओटी या ओटी यानी जहाँ ऑपरेशन थिएटर। अब ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है कि बड़े सारी चीज़ें होती है, कॉटन्स वगैरह हो गए, जो मास्क जो हो गया डॉक्टर का, डॉक्टर की यूनिफॉर्म हो गई, पेशेंट की यूनिफॉर्म हो गई, ये सब कपड़े होते हैं। ओपीडी जो है, ओपीडी में आपका जो इमरजेंसी वाला भाग होता है, जो अर्जेंट जो आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि रोगी विभाग होगा, यहाँ पेशेंट जो है वो रहता है। विभिन्न विशेषज्ञता केंद्र और वार्ड, और बाकी के जैसे किडनी का अलग हो गया, हार्ट का अलग हो गया, तो ये सब विशेषज्ञता केंद्र होते हैं। और अलग अलग जो जनरल वार्ड वगैरह होते हैं, जहाँ नॉर्मल जो है से पेशेंट डिस्चार्ज होने से पहले जहाँ वार्ड में रहता है, उसमें वो होगा। ये अलग अलग विभाग होते हैं। कपड़ों के भंडारण या सीधे अस्पताल से धुलाई, संयंत्र तथा परिवहन। कपड़े, इसके बाद क्या होते हैं कि कपड़े जो है उनको स्टोर किया जाता है, जैसे यूनिफॉर्म वगैरह, और इनको या सीधे अस्पताल से, या फिर क्या किया जाएगा, अस्पताल से कपड़े को जिस जगह पर भेज रहे हैं धोने के लिए, वहाँ से सीधा ले जाते हैं। या तो पहले वो स्टोरेज रूम में जाएंगे कपड़े, या वो सीधा कहाँ जाएंगे, वहाँ से सीधा जो है वो जहाँ धुलाई होनी होगी, या तो खुद का विभाग है तो वहाँ, नहीं तो किसी और का दे रखा, अगर कॉन्ट्रैक्ट बाहर से करवा रहे हैं तो वहाँ ले जाने का काम होगा। ठीक है। गंदे कपड़ों को उतारना और अलग करना। अब इसमें क्या किया जाता है, यहाँ ले जाने के बाद अलग अलग कर दिया जाता है, अलग अलग कैटेगरी के कपड़ों को। बिस्तर की चादर है, अगर साफ़ है, हल्की गंदी है, ज़्यादा गंदी है, इनको विभाजित कर दिया जाता है। साफ़ होगी तो ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है, हल्की गंदी है तो थोड़ा सा ज़्यादा धोने की ज़रूरत है, ज़्यादा गंदी है तो बहुत अधिक धोने की ज़रूरत पड़ेगी। इस हिसाब से विभाजित कर दिया जाता है। रोगी की पोशाकें अलग की जाती हैं, डॉक्टर की पोशाकें अलग की जाती हैं, और कंबल जो है ये अलग विभाजित कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहला काम यही होता है कि कपड़ों को सेग्रीगेट करना। धुलाई का काम बड़ी मशीनों में किया जाता है, जिनकी क्षमता 100 किलोग्राम प्रतिभार होती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कितनी कैपेसिटी होती है मशीनों की, याद है सबको, कल हमने किया था। यस मैम। ठीक है। उसके बाद हमें पता, धुलाई के बाद जल निष्कासन होता है। जल निष्कासन यानी स्पिनिंग, जिससे हम कपड़ा जो है, जिससे पानी जो है वो निकाल देंगे। जल निष्कासन अब केंद्रीय गति से कार्य करते हैं। 60 से 70% नमी को वस्त्रों से निकाल देते हैं। 100% क्यों नहीं निकालते, ये भी हमने किया था, बताइए। अगर हम 100%, अगर हम जल निष्कासन, यहाँ लिखा है ना 60 से 70% नमी निकालते हैं, 100% नमी निकाल देंगे अगर कपड़े से, तो क्या होगा, हम कपड़ों में सिलवटें आ जाएंगी। हाँ, परमानेंट सिलवटें पड़ जाएंगी, जिसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम 60 से 70% नमी ही निकालते हैं। फिर उसके बाद सुखाना। सुखाना आप 2 तरीके से कर सकते हैं, धूप में सुखा सकते हैं, या फिर हमने ड्रायर पढ़े, सुखाने के यंत्र पढ़े थे कल हमने अलग अलग, तो वो उसमें भी सुखाया जा सकता है। फिर उसके बाद सुखाने के बाद क्या किया जाता है, प्रेस करना, तय लगाना और ढेर लगाना। अब ये डिपेंड करता है कि कहाँ से आ रहा है कपड़ा, अस्पताल से आ रहा है तो उसको अच्छे से प्रेस करेंगे। अगर जो डॉक्टर की यूनिफॉर्म है उसको अच्छे से प्रेस करेंगे। जो पेशेंट की होंगी, या ऐसे कपड़े जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जिसमें सुंदर दिखना, उनको ज़्यादा प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर उसके बाद सुधार करना, अनुपयोगी सामग्री को अलग करना। अगर कहीं कोई जो है कुछ धुलाई करते समय कुछ फट गया, या कुछ बटन टूट गया, या कुछ हुआ, तो उसको करेंगे। कोई धागा वागा निकल रहा है तो उसको काट देंगे। ठीक है। इसके बाद पैक करना, कपड़े को लेबल करके पैक करना अच्छे से कि कौन सा जो है कहाँ से आया था, और उसको वहाँ भेजना। फिर उसका वितरण, वितरण यानी कि जहाँ से जो आया था वो उसको वहाँ पर वापस भेज देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आई बात समझ। ये आपका स्टेप्स होते हैं जहाँ पे धुलाई घर में जो काम होता है। अस्पताल में का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। सेम चीज़ें जो है वहाँ से भी होंगी, वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। पर जो है गेस्ट के कपड़े अलग कर दिए जाएंगे, कलरफुल अलग कर दिए जाएंगे, चादरें अलग होंगी, यूनिफॉर्म अलग होंगी, कंबल वगैरह अलग होंगे, टेबल क्लॉथ पर्दे अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके होटल वगैरह है वहाँ के कपड़े इस तरीके से अलग कर दिए जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। ठीक है। काम की मात्रा विशेष रूप से बिस्तर के चादरों के लिए होटल की तुलना में अस्पताल के लिए बहुत ज़्यादा होती है। बड़े होटलों में 400 से 500 कमरे होते हैं। बड़े अस्पतालों में 1800 से 200 बिस्तर, 2000 बिस्तर या और भी हो सकते हैं, जिनकी देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है।
अब जो है जितना बड़ा होटल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे काम ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा वहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे, उतना उनका सामान ज़्यादा होगा, ठीक है। उतना ही अपने आपको स्टाफ भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। काम की मात्रा किसी बिस्तर चादरों के लिए होटलों की तुलना में अस्पतालों में ज़्यादा लोड होता है, उससे ये याद रखेंगे। अस्पताल जो होते हैं वहाँ बेड होते हैं। अब जनरल वार्ड, अब एक कमरा है होटल में तो वहाँ एक कमरे में 2 या 3 लोग रुकते होंगे, पर अगर एक वार्ड है अस्पताल का वहाँ कम से कम 10 से 12 बेड होते हैं। अब वो 10 से 12 बेड जो उनके उनके पेशेंट के कपड़े, उनकी चादरें, उनका बाकी चीज़ें, ठीक है, उनके पिलो कवर्स, ये सब भी सामान आ जाते हैं ना। तो इसीलिए जो है कमरे होटल में 400 से 500 होंगे, तो अगर उसी स्केल के अस्पताल में 1800 से 2000 तक बिस्तर होंगे, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उनके लिए वर्कलोड जो होता है, सामान जो होगा वो ज़्यादा कहाँ पे होता है, अस्पतालों में। अस्पतालों में और भी चीज़ें जैसे कि ऑपरेशन थिएटर, प्रस्तुति वार्ड, प्रसव कक्ष में प्रतिदिन 5 से अधिक चादरें बदलने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो इसीलिए इन विभागों में तो बार बार आपको, जितने बार भी नया पेशेंट आएगा उतनी बार आपको वो सामान उसका चेंज करना पड़ता है। भंडार में प्रति बिस्तर कम से कम 6 चादरों का सेट रखा जाता है। प्रत्येक सेट के लिए एक बिस्तर पर बिछाने की चादर, एक ओढ़ने की चादर, ये देखो क्या क्या लोड होता है। एक जो है 5 सेट रखे जाते हैं, ठीक है। सॉरी, एक बिस्तर के लिए 6 सेट रखे जाते हैं। उसमें से एक सेट में एक चादर होती है, या अंडरलाइन कर लीजिए कि एक बिस्तर पर कितने एक बिस्तर के लिए सेट रखे जाते हैं, 6। और उन 6 सेट में से एक में एक चादर होगी बिछाने वाली जो नीचे बिछाई जाएगी, एक ओढ़ने की होगी, एक तकिए का कवर होगा। ये 3 जो चीज़ें हैं इसके 6 सेट होंगे, ठीक है। कंबल प्रतिदिन बदले नहीं जाते जब तक कि गंदे ना हो जाए। रोगियों के बिस्तरों की चादरों के अलावा धोए जाने वाले रोगियों की पोशाकें, गाउन, अब ये पोशाक यानी कि उनकी यूनिफॉर्म, ठीक है। रोगियों की पोशाक है, रोगियों के कपड़े नहीं है। डॉक्टरों की पोशाकें, अब डॉक्टर की पोशाकों में क्या आता है, लैब कोट आ गया, उनका गाउन आ गया, अगर ऑपरेशन कर रहे हैं कुर्ता हो गया, पजामा हो गया। जो रोगियों की पोशाकों की सामान्यता भिन्न रंग के होते हैं, मैंने कहा ना कलर कोड होते हैं सबके, ताकि पहचाने जा सके कि ये डॉक्टर के कपड़े हैं, ये नर्स के कपड़े हैं, और ये पेशेंट के कपड़े हैं। और टेरिकोट के भी हो सकते हैं। अब ये जो है एक इस तरीके के, ये या तो कॉटन के होंगे या टेरिकोट। टेरिकोट होता है ब्लेंडेड, टेरिलीन एक कपड़ा होता है, और एक जो होता है कॉटन होता है। दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, टेरिकॉट। तो ये जो कपड़े ज़्यादातर, ये जो यूनिफॉर्म और ये सब चीज़ें होती हैं, पोशाक होती है, ये कौन से वस्त्र की बनती है, टेरिकोट की। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगी। और रंग जो है हमने याद रखना है कि सबका अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य सामग्री जैसे मेज पोस्ट, नहीं आ रही है। पर्दे, ये सब भी होते हैं, ठीक है। व्यावसायिक धुलाई घर के सामान यहाँ भी टुकड़े इकट्ठे करने, यहाँ भी व्यावसायिक धुलाई घरों में के सामान यहाँ भी कपड़े इकट्ठे करने और प्रत्येक विभाग के वितरण करने से रिकॉर्ड रखा जाता है। अब इसमें क्या है, अब क्या रिकॉर्ड रखा जाता है, ये सब अच्छे से, मतलब अब देख लीजिए ध्यान से कि क्या कैसी रसीद होती है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे टैगिंग होती है। अब जब भी जिस अस्पताल से आ रहा होगा उस अस्पताल का ऊपर नाम लिखा होगा, ठीक है। धुलाई घर की रसीद है ये, कि कैसे रसीद बनाई जाएगी। रसीद नंबर लिखा जाएगा, देने वाले का नाम लिखा जाएगा कि कौन देने आया था, कौन सी तारीख को आया, कितने बजे आया सामान लेकर, ठीक है। या इकट्ठा किया गया तो कौन इंचार्ज है, बेसिकली लॉन्ड्री डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज है उसकी डिटेल लिखी जाएगी। या तो अगर ये काम किसी को दिया जाता है जो बाहर से करवा रहा है, या अगर खुद का विभाग होगा तो उसका भी ये लिखा जाएगा। फिर आती है चादरें, ये सारे डिटेल बनी होती है, लिस्ट बनी हुई है। देखो क्या क्या है हॉस्पिटल का कपड़े की कैटेगरी, ये सारे नाम लिखे हैं कपड़े के, कितनी चादर आई, किस तरीके की थी, गंदगी थी, ज़्यादा गंदी थी, कम गंदी थी, वो सब डिटेल आएगी इसमें। ओढ़ने की चादर है, सफ़ेद वाली कितनी है, हरी वाली कितनी है, कलर कोडेड है ना, तो ये अलग अलग रंगों का ब्यौरा दिया जाता है। रोगी के कुर्ता, रोगी का पजामा,
नहीं आया था मैं हम्म, क्लियर आवाज नहीं सुन रही। सबको नहीं आ रही है? मैम आ रही है। नैन्सी, आपके नेटवर्क में इशू, नेटवर्क में इशू है नैन्सी, आपके थोड़ा चेंज करो जगह अपनी। ओढ़ने की चादर होगी, फिर इसमें रोगी का कुर्ता, रोगी का पजामा, डॉक्टर का कुर्ता, डॉक्टर का पजामा, कितने कितने संख्या आ रही, आवाज कितनी कितनी संख्या है वो होती है। नहीं आ रही है आवाज सबको? यस मैम। नो मैम नहीं आ रही। हेलो, मैम आ रही है आवाज। बेटा जिसको नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू आपका, आप जाकर थोड़ा इधर उधर होके देखो, शायद आ जाएगी आपको। ठीक है, ये सब सामान की ब्यौरा लिखा जाता है कि क्या क्या सामान है, क्या क्या सामान है, क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी संख्या में है, और उसके बारे में डिटेल की किस अवस्था में आई, वो फटी हुई थी, गंदी थी, दाग लगे हुए थे, कौन से डिपार्टमेंट की है ये, ठीक है, ये सब दिखा जाता है। तौलिए की पट्टी, हाथ बिछोने का तौलिया, चेहरे का मास्क, बच्चे की फ्रॉक, कंबल बड़ा, ये सब जो है, कथा के कवर, ये सब जो है इनकी डिटेल लिखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, क्वेश्चन आपका आ सकता है इससे रिलेटेड कि आप एक जो है अस्पताल की रसीद बनाइए, ये इसकी आपके धुलाई घर के अस्पताल की रसीद का बनाकर दिखाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली आपका अस्पताल की जगह होटल की अगर रसीद होगी तो यहाँ पे होटल का नाम सब कुछ सेम होगा। अब होटल में किस प्रकार की चीज़ें होती है आपको वो लिखनी होगी। ठीक है, आपको कम से कम 10 चीज़ों के नाम लिखे होने पता होना चाहिए कि क्या क्या 10 होती है। कम से कम 10 लिखोगे तो आप इस हिसाब से। अब वहाँ पे क्या क्या होंगी, वहाँ पे आपका एप्रेन होगा, यही एप्रेन हो गया, आपके सिर की टोपी हो गई, इसमें टेबल क्लॉथ हो गए, पर्दे हो गए, चादरें हो गए, वो तौली, वो पिलो कवर हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है उसमें ज़्यादा आएंगी। मेहमानों के कपड़े हो गए, ये सब आप लिखोगे। जीविका के लिए तैयारी है। वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के क्षेत्र एक तकनीकी क्षेत्र है। इसकी प्राथमिक आवश्यकता है, क्या क्या आवश्यकताएं आती हैं। आवश्यक देखभाल के प्रभाव के संदर्भ में सामग्री का ज्ञान अथवा रेशे की मात्रा, आपको कपड़े के बारे में नॉलेज होनी चाहिए पहली चीज़। ठीक है, कि कपड़े में क्या रेशे की मात्रा कितनी होनी चाहिए, धागा किस प्रकार से बनता है, कैसे पहचाना जाता है, कपड़े का उत्पादन कैसे होता है, कपड़ों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार की परिसज्जा होती है। तो वस्त्रों से संबंधी जो भी तकनीकी जानकारी है, कैसे कपड़ा बनता है, वो सब आपको पता होना चाहिए अगर आप इस क्षेत्र में जीविका बनाना चाह रहे हैं। आई बात समझ? इसके बाद अंतर्निहित प्रक्रियाओं का ज्ञान, कैसे कैसे जो आप सफाई की सब काम कर रहे हो उसके पीछे क्या क्या तकनीकी जानकारी है उसके बारे में पता नहीं, कैसे काम करता है, कौन सा डिटर्जेंट कितना प्रभावी है, कौन से कपड़े के लिए किस प्रकार की चीज़ का प्रयोग करना है, किसको ड्राई क्लीन किया जाता है, किसको पानी से धोया जा सकता है, किसको ठंडे पानी से धोना है, किसको गर्म पानी से धोना है, ये सब का जानकारी होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब यही अंतरिक्ष प्रक्रियाओं के ज्ञान में आएगा। प्रक्रिया में उपयुक्त क्या रसायन होते हैं, क्या अभिकर्मक होते हैं, उनका वस्त्रों पर क्या प्रभाव होता है, ये सब भी जानकारी आपको होनी चाहिए। किस तरीके की मशीनों का प्रयोग इसमें किया जाता है, किस तरीके से वो मशीनें काम करती हैं, किस कपड़े के लिए कैसी मशीन का प्रयोग करना चाहिए, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेन आपको जानकारी जो है, अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हो, आपको ये 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, अब सामान्यतः धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम लघु अवधि के कार्यक्रम, ये ज़्यादा लंबे कोर्स नहीं होते। जो भी केयर मेंटेनेंस और धुलाई लॉन्ड्री वाले से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होगी, पाठ्यक्रम होगा, वो ज़्यादा लंबे नहीं होते। जो अनुशिक्षण, रोजगार प्राप्ति सहायता, व्यापार प्रारंभ करने हेतु सहायता, उच्च विशेषज्ञता वाले धुलाई घर में वृत्ति के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण, विमान कंपनी। अब ये देखो कौन कौन से हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए क्या होता है, बेसिकली आपको इंटर्नशिप करनी है। आप वहाँ कुछ महीने नौकरी करोगे, वहाँ कुछ काम करोगे, वहाँ सीखने जाओगे, तो आपको ये चीज़ आ जाएगी। अभी यहाँ पे कौन कौन से विभाग होते हैं जो ये आपको
इस क्षेत्र में सिखा सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? विमान कंपनियां, एयरलाइंस होती है, जलयान होते हैं, ठीक है, आपका रेलवे हो गया, होटल हो गए और उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पताल हो गए। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिल सकती है, यहाँ पे आप कुछ महीने काम कर कर सीख सकते हो कि किस तरीके से ऐसे विभाग, ऐसे जो है क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री ये वाली काम करती है। क्लियर है? परंतु प्रत्येक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार, अब मैंने जैसे बताया हॉस्पिटल और होटल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो इसी तरीके से हर जो है विभाग जो हमने पढ़ा, अगर विमान कंपनी है वहाँ आवश्यकता अलग होगी, जलयान होगा वहाँ आवश्यकता अलग होगी, रेलवे होगी वहाँ अलग होगी, होटल अलग है और अस्पतालों में आवश्यकताएं अलग अलग होती है। अतः एक व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा इंटर्नशिप की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसीलिए अगर आप जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में लॉन्ड्री परस्यू करना चाहते हो उसमें आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत पड़ सकती है। आई बात समझ? चाहे आपको ये सारी जानकारी है जो हमने ऊपर बात की, उसके बावजूद भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ सकती है टेक्निकल जानकारी के लिए कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में एयरलाइन है या रेलवे है तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, उसके लिए आपको सीखने के लिए पहले इंटर्नशिप करने की ज़रूरत होती है। वस्त्र विज्ञान, वस्त्र रसायन और परिधान में शैक्षिक योग्यता अत्यधिक उपयोगी होंगी। तो आपको पढ़ाई किस क्षेत्र में आप करोगे? वस्त्र विज्ञान में, वस्त्र रसायन और वस्त्र और परिधान के शैक्षिक योग्यता, इसमें आप पढ़ाई करोगे। पूरे देश में गृह विज्ञान विषय वाले बहुत से संस्थान स्नातक डिग्री के लिए विशेषज्ञता के रूप में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। अब वहाँ पे लॉन्ड्री को लेकर पर्टिकुलर पढ़ाया नहीं जाता, पर वहाँ आपको ये सारी जानकारी ज़रूर मिल जाएगी वस्त्र से संबंधित। अब अगर आप गृह विज्ञान के किसी क्षेत्र में, किसी भी 5 क्षेत्र में से जो आप वस्त्र विज्ञान वाले क्षेत्र में अगर आप स्पेशलाइजेशन कर चुके हो, आपने एमएससी कर ली, उसके बाद आप कुछ महीने इंटर्नशिप करो इनमें से किसी एक विभाग में, तो आपको इसके लिए मदद मिलेगी। ठीक है? आई बात समझ? ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं है, ये है आपका कुछ महीने आप सीखो, आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलेगी। अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज सारी है वस्त्र से संबंधित कि बेसिक वस्त्र कैसे बना शुरू से लेकर और उसमें क्या क्या रसायनों का क्या क्या प्रभाव होता है, कौन सी मशीनें काम करती हैं, कैसे काम करती है, वो सब। कार्य क्षेत्र, यह एक क्षेत्र है जहाँ वस्त्र निर्माण और पोशाक निर्माण, वस्त्र और परिधान में विशेषज्ञता प्राप्त लोग स्व उद्यमी गतिविधियों में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं। अब इसमें ही वही है, लोग क्या करते हैं कि पहले इसमें स्नातक डिग्री लेते हैं, उसके बाद जो है वो अपना खुद का भी उद्यम शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। ये सेवाएं ग्राहकों को महानगरीय क्षेत्र में बहुत मदद और सहायता देती है। अब स्पेशली आजकल के टाइम पे जो आपका सिटीज़ होती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे जहाँ पे लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, वहाँ ये काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि वहाँ आपको ये उद्योग जो है ये बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि वहाँ लोगों के पास कपड़े धोने के लिए समय नहीं है, तो इसीलिए वो लोग ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं लोगों को, और वहाँ पे हम हफ्ते में कपड़े दे दिए और 1 हफ्ते के बाद आ जाते हैं, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा होती है तो उन्हें रोज़ रोज़ कपड़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो अपने बाकी के कपड़े एक्सचेंज में तो कर लेते हैं। रोज़मर्रा अगर आपके पास 2 ही कपड़े, 2 ही सेट है तो वो तो आप रोज़ धोगे, पर अगर आपके पास 50 हैं तो आपको ज़्यादा, अगर 1 हफ्ते में भी आपको कपड़े को धुलाई होती है तो आपको चल जाता है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो लोग कामकाजी होते हैं वो लोग जो है वो जो है उनके टारगेट हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उपचार गृह, छोटे अस्पताल, इसके अलावा बाकी कौन कौन से विभाग हैं? उपचार गृह, ठीक है, छोटे अस्पताल हो गए, दिवस देखभाल केंद्र हो गए, ये सब भी होते हैं जिनको इन सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो एक और नई हमने चीज़ें सीखी, उपचार गृह भी इसी कैटेगरी, इनको को भी इसे की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, उपचार, ये आपका छोटा वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड, ठीक है, जहाँ फर्स्ट एड, छोटे नर्सिंग होम वगैरह हो गए, छोटे अस्पताल हो गए, दिवस देखभाल केंद्र हो गए, ये तो हमें पता है, दिवस देखभाल केंद्र डे केयर सेंटर होते हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता पड़ती है। कोई व्यक्ति रेलवे, विमान कंपनी, पोत परिवहन कंपनी, होटल, अस्पताल और प्रतिष्ठानों के उच्च तकनीक वाले धुलाई घरों का भी चयन कर सकता है, जहां अंदर ही उनके अपने वस्त्र और पोशाकों की देखभाल और रखरखाव की व्यवस्था होती है। तो या तो आप बड़े होटल वगैरह जहां खुद का है, या आप किसी बाहर से जो सेवा प्रदान कर रहा है उसमें भी अपना काम कर सकते हो। आई बात समझ?
क्लियर है अब ये चैप्टर सबको? यस मैम। कोई डाउट किसी को किसी चीज में, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किन चीजों पे फोकस करना है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये मैम, हाँ अभी जी, कुछ देर पहले मैम हेलो। ये कुछ देर जो पहले मैम बताया था मैम, दोबारा बता दो। बेटा आप ना, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपका जहाँ मिस हो गया वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है? क्योंकि वो दोबारा से अब कहाँ से आपका मिस हुआ कुछ देर पहले बताओ, या तो मुझे मैं बता देती हूँ कौन सा पॉइंट से मिस हुआ। बोलो। हेलो। मैम बोलो भाई, कहाँ से मिस हुआ आपका, क्या पॉइंट मिस हो गया? मैम जो आपने कुछ देर पहले समझाया था कुछ देर वाला नहीं बेटा होता ना, कुछ देर पहले तो मैं दोबारा तो मैम समझा दो। कुछ देर का कैसे समझाऊं मैं आपको? आपका पूरा चैप्टर थोड़ा ना दोबारा से रिपीट करा सकती हूँ। यहाँ से शुरू करा मैंने संस्थाएं से, आपका पॉइंट कहाँ से मिस हुआ आप वो बताओ। आप मुझे पर्टिकुलर टॉपिक बताओ ना, मैं वहां से समझा सकती हूँ आपको। पूरा चैप्टर थोड़ा ना मैं 40 मिनट का रिपीट करा सकती हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप रिकॉर्डिंग देख लो, आपका जहाँ से आपको समझ नहीं आया वहां से आप देख लेना, ठीक है? मैं अभी भेज देती हूँ रिकॉर्डिंग इसकी, ठीक है नैन्सी? हेलो। ओके मैम। ठीक है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं दिया, आपको जहां से कम समझ नहीं आया वहां से आप रिकॉर्डिंग देख लेना। बात तो वही होगी ना, मैं दोबारा रिपीट करूं और फिर आपको बेशक हो सकता है आपको पूरा 40 मिनट का मिस हो गया, तो इतना टाइम नहीं होगा ना हमारे पास सारा चीज़ दोबारा से कवर करने की। तो इसलिए आप रिकॉर्डिंग देख लो, और फिर भी आपको कोई चीज़ उसके बावजूद नहीं समझ आती तो मैं आपको दोबारा से करा दूँ। हेलो। मैम वीडियो भेज देना, हम देख लेंगे, समझ हाँ हाँ ठीक है। और किसी का कोई और डाउट है, कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज़ समझ ना आई हो आपको, तो वो हम दोबारा कर सकते हैं। सबको समझ आ गया? मैम हाँ बोलो। यस मैम। पर रसीद वाला दोबारा से रिपीट कर देंगे आप? रसीद वाला तो बेटा कुछ भी नहीं है, ये रसीद है, ठीक है? ये आपको बनानी आ सकती है, तो इसमें कुछ नहीं है, ये जो बनी हुई है ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक रसीद बना है तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें, आप जैसे अस्पताल का नाम अगर आपको दिया गया है तो आप उस अस्पताल का यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है? जैसे अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है? फिर नीचे यही लिखेंगे धुलाई के कपड़ों की रसीद, जैसे रसीद की कोई संख्या 4 5 1 2 लिख दी, ठीक है? फिर देने वाले का नाम लिख दिया, जैसे सुरेश रमेश जो भी आया देने के लिए, दिनांक कौन सी तारीख है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन लिख दो, समय जिस समय एग्जाम शुरू हुआ वो समय लिख दो। अब ये आपको खुद लिखने पड़ेंगे, ठीक है? आपको ये 4 चीज़ें इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक तो सीक्वेंस सीरियल नंबर हो गया, कपड़े का नाम हो गया। अब उस अगर अस्पताल है तो अस्पताल में क्या क्या सामानों का प्रयोग होता है, क्या क्या कपड़े होते हैं, अगर होटल है तो होटल में क्या क्या कपड़े होते हैं। आई बात समझ? ओके मैम। तो वो आपको नाम लिखने आना चाहिए। इसमें आपकी संख्या आएगी कि 4 चादरें आई, 10 चादरें आई, 25 चादरें आई, वो डिपेंड करता है। अस्पताल होगा तो कम से कम 400 के करीब आएंगी, इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं। अगर होटल होगा तो कम से कम 100 आएंगी। आई बात समझ? तो इस हिसाब से आप लिखोगे, टिप्पणी लिखोगे कि किस अवस्था में आई, कितनी गंदी थी। 4 चादरें जब जैसे मान लो अगर 100 आई तो 100 में से 10 थी वो ज़्यादा गंदी थी, बाकी की जो 60 थी वो मध्यम गंदी थी, और बाकी जो थी वो साफ थे, ज़्यादा गंदी नहीं थी। तो ये दिखोगे। कोई जैसे इसका रंग जो है पीले रंग की इतनी थी, जो है नीले रंग की इतनी थी, सफ़ेद रंग की इतनी थी। आई बात समझ? तो ये जो है इस तरीके से आप टिप्पणी लिखोगे इसमें। आई बात समझ? अब आपको ये नाम पता, ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से कपड़े आते हैं, ठीक है? इस तरीके से आपने बनानी है। क्लियर है? Yes, और ma'am. और कोई डाउट किसी को?
नो मैम। पक्का? यस यस मैम। मैम। ठीक है, चलो एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं। मैम नम्रता अपना माइक बंद कर लो। जब अटेंडेंस बढ़ेगी तब बोल। 12th जी पहले बोल दो। कोमल रोल नंबर 1, सोनम रोल नंबर 2, कोमल 3, पूजा 4, कोमल 5, निकिता 6, 7 कविता, 8 अफसाना, 9 नम्रता, प्रेजेंट मैम। 10 नितिका, 11 साहिबा, मैम। 11 साहिबा, 12 शालिनी, 5% है। मैम। ठीक है, 12 शालिनी, 13 अनुषा। यस मैम। शालिनी या अनुषा? नीतू। शालिनी। शालिनी, ठीक है। नीतू 14 नीतू, 15 शोभा, 16 कुसुम, यस मैम। 17 रोशनी, 18 मोनिका, 19 सुमन, 20 सपना, 21 मीनाक्षी, 22 कुमकुम, 23 प्रीति, 24 राखी, 25 चंचल, यस मैम। 26 मैम मेरी रहेगी 16 अटेंडेंस। शोभा। शोभा 26 सोनाली, 27 रूमा, 28 आशा, यस मैम। 29 पूजा, 30 अंशु, 31 मनीषा, यस मैम। 32 रिंकी, 33 सरिता, 34 शिवानी, 35 काजल, 36 मुस्कान, 37 शिवानी, 38 अंजलि, 39 खुशबू, यस मैम। 40 वर्षा, यस 41 मैम। 41 दीपिका, प्रेजेंट मैम। 42 निकिता, 43 नीरज, 44 भावना, यस मैम। 45 आंचल, यस मैम। 46 शाहीन, 47 सकीना, 48 इकरा, 49 मुस्कान, 50 प्रीति, 51 साबिया। प्रेजेंट मैम। प्रीति या साबिया? शाबिया। 2 प्रेजेंट आई थी। प्रीति है क्या? मैम प्रीति है। ठीक है। 52 मुस्कान, 53 कशिश, प्रेजेंट मैम। 54 तबस्सुम, 55 आशियाना, यस मैम। 56 जैनब, 57 साहिबा, 58 मानसी,
59 रोशनी, 60 जैस्लीन, 61 श्रुति, प्रेजेंट मैम। 62 निधि, प्रेजेंट मैम। 63 उजाला, 64 काजल, मैम। 65 आदिति, प्रेजेंट मैम। 66 कशिश, प्रेजेंट मैम। 67 देविका, प्रेजेंट मैम। 68 नेहा। प्रेजेंट मैम। कोई रह गया ट्वेल्थ जी का? मैम 37 मेरा 15 रोल नंबर। 15 लगा दिया। 37 मैम देविका भी है। देविका तो लगा दिया मैंने। मैम रोल नंबर 37। 37 लगा दिया शिवानी। यस मैम। और कोई रह गया? मैम 5 रोल नंबर। 5 लगा दिया। और मैम 7। मैम शोभा 15 रोल नंबर लगा दी। हाँ शोभा लगा दी। 7 कविता लगा दिया। अच्छा 12 रोल नंबर। यस 12 शालिनी लगा दिया। ठीक है अभी 12th आई, आ जाओ। हाँ जिनकी लग गई है वो लीव कर दो। एक बार जिनको डाउट है कि उनकी नहीं लगी वो रुक जाओ, फिर बाद में एक बार दोबारा से ले लेंगे। रोल नंबर 1 12th आई रितिका, 2 रेखा, 3 महक, यस मैम। 4 परमिता, 5 अंजलि, 5 अंजलि, यस मैम। 6 खुशी, 7 पूजा, 8 आरती, 9 पूनम, यस मैम। 10 मोनिका, यस मैम। 11 रूपा, 12 नेहा, 13 प्रिया, प्रेजेंट मैम। 14 शिवानी, यस मैम। 15 अंजलि, यस मैम। 16 प्रियंका, प्रेजेंट मैम। 17 सिमरन, 18 काजल, यस मैम। 19 सपना, यस मैम। 20 शालू, 21 कविता, यस मैम। 22 नैन्सी। सपना या शालू प्रेजेंट है? सॉरी शालू या कविता? मैम दोनों प्रेजेंट है। दोनों। ठीक है नैन्सी, मैम दोनों है। नरगिस, यस मैम। सपना, सपना 24 नहीं है, जूली 25, 26 कोमल, 27 रुखसाना, 28 सिमरन, 29 मिथिलेश, 30 आमरीन, 31 आफरीन, 32 अक्कू, प्रेजेंट मैम। 33 प्रीति, यस मैम। 34 इसरत, 35 शहनाज, 36 रूबी, 37 अंकिता, 38 राहत, 39 नेहा, प्रेजेंट मैम। 39 नेहा, प्रेजेंट मैम। राहत राहत है राहत नहीं है। 40 अदिति, यस मैम। 41 प्रियंका, 42 श्वेता, यस मैम। 43 जेबा,
44 शिवानी। यस मैम। कोई रह गया 12th आई का? शहनाज लगा दो। लगा दिया शहनाज। 35। हाँ, और कोई? मैम काजल भी लगा दो। रोल नंबर 18। 18 काजल लगा दिया। और किसी को डाउट है? लग गया आई का सबका? जी में कोई रह गया है क्या? नहीं है, चलो ओके।